लास्ट क्लास में या उससे पहली वाली क्लास में हम मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, क्वाड्रिलेटरल इनसाइड क्वाड्रिलेटरल। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल देखे थे, और मैंने आपसे पूछा था वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। याद है आपको? हाँ। तो अभी हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सर्किल, ठीक है? तो सर्किल शुरू करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो आप। एक क्वेश्चन पीछे हमारा आया था पैरेललोग्राम में। क्या था कि अगर ये पैरेललोग्राम है और इसके अगर एंगल का बाइसेक्टर लूँ मैं, सभी एंगल्स का बाइसेक्टर लूँ। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसका भी बाइसेक्टर ले लिया, इसका भी ये बाइसेक्टर है, देन इसका भी ये बाइसेक्टर है। तो अगर ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी था, तो अंदर जो बना है पी क्यू आर एस, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? रेक्टेंगल। ठीक है सभी। ठीक है, रेक्टेंगल ही था ये। कैसे? कैसे बताया था मैंने रेक्टेंगल है ये? बताओ। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है, सही बता रहे हो आप। देखो मैं जल्दी से बता देता हूँ एक बार। तो होगा क्या, यहाँ पर ये बाइसेक्टर है ए और डी। ए और डी का सम कितना है? 180 है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। इसका हाफ हाफ कर देंगे हम, तो ए का हाफ प्लस डी का हाफ, ये हो जाएगा 90। मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम हो गया 90। जब ये 90 अगर हो गया, तो एंगल कौन सा? मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें बना के। ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, कौन सा? ए आर डी। ए आर डी एक ट्रायंगल है ना। ए आर डी का ट्रायंगल है, तो ए और डी का सम अगर 90 है हाफ हाफ का, तो आर भी 90 होगा। आर 90 होगा तो वर्टिकली अपोजिट से ये अंदर वाला आर भी 90 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे इसमें 90 हो जाएंगे। और रेक्टेंगल की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, उसमें एक डेफिनेशन ये थी कि अगर सारे एंगल 90 हैं तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। एटलीस्ट रेक्टेंगल तो बोलेंगे ही। अगर साइड भी इक्वल हो जाती हैं एडजेसेंट, तो वो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं कर पाएंगे, तो फिलहाल ये रेक्टेंगल है। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब सर्किल में क्वेश्चन है आपसे ये मेरा, कि अगर ये एक कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, हमको नहीं पता कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, नाम जो चाहे मर्जी रख लो, लेकिन ए बी सी डी सब रखते हैं तो ए बी सी डी रख दे रहे हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूँ, इसके एंगल का बाइसेक्टर ले लूँ। इसका एंगल बन गए, देन हमने इसके बाइसेक्टर ले लिए। क्वाड्रिलेटरल कोई नहीं है, ये ऐसे ही है। ये एंगल बाइसेक्टर है। कम छोटा बड़ा बन गया हो तो टेंशन मत लेना। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है अंदर वाला, पी क्यू आर एस, ये बताना है आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। नहीं, रेक्टेंगल नहीं होगा ये। हाँ। चलो मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ आपको। हिंट क्या दे दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट पूरा ही बता दूंगा उससे। अभी ये क्या है, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो आप? सर्किल। तो सर्किल पढ़ने जा रहे हो मतलब, तो सर्किल जो होता है, अगर इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए तो उसको कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं?
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? ठीक है, अपोजिट एंगल का सम, जैसे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, इन दोनों का। ठीक है, तो ये अगर 70 है तो ये 110 होगा। तो ठीक है, बस यही हिंट थी, अब बता दो मुझे जल्दी से। क्वाड्रिलेटरल है कौन सा? पी क्यू आर एस कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। हम्म। नहीं नहीं, ए बी सी नहीं, ए बी सी डी मैंने साइक्लिक थोड़े ना दे रखा है। ए बी सी डी तो क्वाड्रिलेटरल है केवल। क्या पी क्यू आर एस है? मुझे नहीं पता, पी क्यू आर एस तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अभी जो मैंने हिंट दिया आपको वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दी ना, तो ऑब्वियस सी बात है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है ये। पता नहीं आप क्या कर रहे हो। अभी मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्यों बताया आपको? तो अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है कैसे, ये समझना है हमको। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो जितने भी इनसाइड फिगर बताए थे मैंने, क्वाड्रिलेटरल इनसाइड क्वाड्रिलेटरल, उसमें इसको भी याद रखना है आपको, कि अगर कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल है और उसके अगर हम उसके एंगल बाइसेक्टर को लें तो एक अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और वो कौन सा बनेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। ए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है? 360। अगर मैं हाफ कर दूं सभी का, ए अपॉन टू, बी अपॉन टू, सी अपॉन टू, डी अपॉन टू, इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है, अब मुझे आप क्या बताओ, ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू, ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 नहीं, ऐसा कैसे 90? देखो ध्यान से समझो, ए अपॉन टू बी अपॉन टू है क्या? ए अपॉन टू ये वाला एंगल है इतना जो ब्लैक से भी मैंने किया है, और बी अपॉन टू कितना, ये वाला एंगल है। ठीक है, नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। ये ए अपॉन टू ये एंगल है जो मैंने ब्लैक से अभी किया है, और बी अपॉन टू ये वाला है जो अभी ब्लैक से किया है। तो इन ट्रायंगल ए आर बी, ए आर बी में क्या होगा? ए आर बी में ए का हाफ और बी के हाफ के सम को क्या लिख सकता हूँ? बोलो। क्या? आर का हाफ नहीं, नहीं नहीं। आर का हाफ कैसे लिख देंगे इसको? ये ट्रायंगल में देखो ना आप, इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस आर। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसी तरीके से सी के हाफ और डी के हाफ को क्या लिख सकता हूं मैं? 180 माइनस पी। ठीक है, इक्वल टू में कितना है ये? इक्वल टू में है 180। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक 180 से एक 180 हटा दो। क्या इक्वेशन आई यहां से मेरे पास? इक्वल टू जीरो। मतलब पी और आर को इधर ले आओ ना आप, 180 इधर ही रहने दो, और पी और आर को दूसरी साइड ले जाओ, तो पी प्लस आर हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी यहाँ से? पी प्लस आर इक्वल टू 180। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ कर दिया हमने, पी प्लस आर का सम 180 प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब एक हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इससे। और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। ए आर बी कहाँ ज्वाइन हो रही है? एस एस मिलेगा बेसिकली इससे हमको। ये सब गलत हो गया, यहाँ से हटाओ इसको।
ए का हाफ प्लस बी का हाफ, हमें ट्रायंगल जाना पड़ेगा किसमें, ट्रायंगल ए एस बी में, ए एस बी में आएगा ए का हाफ बी का हाफ। ठीक है, ए एस बी में अगर आप जाओगे तो ए के हाफ बी के हाफ। क्या कह रहे हो मनीष? ए पी बी, ए पी, ए एस बी ही तो आएगा। देखो, ए एस बी, पी कहाँ आ गया उसमें? क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा। हाँ, यही वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ए एस बी, ए एस बी, यही ट्रायंगल तो बन रहा है ये। ठीक है, ये हटा दो जिसने भी रेड रेड किया है। तो ए का हाफ बी के हाफ को लिख सकता हूँ 180 माइनस एस। ठीक है, वैसे सी के हाफ डी के हाफ को क्या लिख सकता हूँ मैं? सी के हाफ डी के हाफ को लिख सकता, क्यू, इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस क्यू। और देन ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है, 180 आ गया। तो यहाँ से 180 से 180 कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, ये अभी एस और क्यू एक्सटीरियर वाले आए हैं, तो वर्टिकली अपोजिट से इंटीरियर भी आप पता कर लोगे, वो तो आप अपने से कर लेना। ठीक है, अभी ये एंगल कौन सा आया है? यहाँ से एक्सटीरियर आएगा, और जब वर्टिकली अपोजिट से आपको इंटीरियर भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के वर्टिकली अपोजिट करोगे तो भी एंगल का सम यही आएगा। तो कितना आएगा ये? एस प्लस क्यू इंटीरियर का 180 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, वर्टिकली अपोजिट से इंटीरियर नहीं होगा ये एस और क्यू आया है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा ये क्या है? एक्सटीरियर। और ये भी क्या है? एक्सटीरियर। अब इंटीरियर करने के लिए क्या करोगे? इंटीरियर करने के लिए 180 माइनस एस लिखोगे आप इसको। आ रही है बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे आप लोग खुद से करके देखो, ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी। मैं कर दे रहा हूँ, ऊपर वाला रेस करना पड़ेगा मुझे। यहाँ से इसको हटा दो एक बार ही, ये ऊपर वाले रेस कर दे रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 180 है, एक्सटीरियर ऑफ एस को लिख सकता हूँ मैं 180 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर माइनस है ना, तो और आगे क्या होगा? आगे अभी ये 180 कैंसिल नहीं किया है, उसको हटा दो। और आगे फिर ये 180 है हमारे पास, देन क्यू है, एक्सटीरियर ऑफ क्यू, उसको लिख सकता हूँ मैं 180 प्लस क्यू हो जाएगा ये, इक्वस टू 180। ठीक है, अब होगा क्या ये? यहाँ से कैंसिल वैंसिल कर दो जो भी कैंसिल हो रहे हैं। इधर से ये 180, ये 180 था, ये प्लस का 180, इधर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला प्लस का ये माइनस दिख रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एस प्लस क्यू इक्व टू 180 आ गया। ठीक है, आपको याद कितना रखना है कि अगर रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, तो अंदर साइक्लिक बनता है। ठीक है, क्योंकि एएमयू में आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा, तो वहां पर कोई ये नहीं पूछ रहा है वहां पर कि करके दिखाओ, तो आपको याद रखना है ये। अच्छा, पीछे की क्लास का मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये रोम्बस, ये क्या एबीसीडी एक रोम्बस है। ठीक है, अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स ले लूं और इनको कर दूं मैं ज्वाइन, अंदर ये जो पी क्यू आर एस बना है ये क्या है? सोच के बताओ। ऐसे फिगर के लिए क्या बताया था? ये इनसाइड क्वाड्रिलेटरल, इनसाइड क्वाड्रिलेटरल है ये।
तो इसमें मैंने बताया था आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल की, तभी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। अगर मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट लगता है तो पहले तो आपको पी एस और क्यू आर देखने हैं कि क्या इसमें पी एस और क्यू आर तो इक्वल होंगे ही मिड पॉइंट थ्योरम से। कैसे कि अगर मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कर दूं बी डी को, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा, पी और एस मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, पी और एस मिड पॉइंट्स हैं, तो पी एस हाफ है और पैरेलल है बी डी के। देन इन ट्रायंगल बी डी में क्यू और आर मिड पॉइंट है, तो क्यू आर पैरेलल और हाफ है बी डी के, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, तो ये और ये पैरेलल और इक्वल हो गए ये दोनों। अगर ये पैरेलल और इक्वल हो गए तो ये पैरेललोग्राम तो फिक्स है यहाँ तक, ठीक है। पैरेललोग्राम तो होता ही है चाहे कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो ये, ठीक है। अब रोम्बस होने की वजह से क्या एक्स्ट्रा फायदा होगा इसको, ये देखो। रोम्बस होने की वजह से, अच्छा ये पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल है कि नहीं ये पता करने के लिए, अच्छा रेक्टेंगल पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसके अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो ये रेक्टेंगल होगा। आ रही बात समझ? तो क्या डायगोनल इसके इक्वल हैं? अरे एक सेकंड, गायब ही हो गया ये। ये डायगोनल क्या इक्वल है? ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्यू एस किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, और पी क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। और ये एक रोम्बस है बाहर वाला, रोम्बस है तो इसकी ये वाली साइड इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होगा। आ रही बात समझ? डायगोनल इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है, ये मैंने बताया आपको। आप एक बार रिवाइज करना पीछे वाला वीडियो को, तब ज्यादा समझ आएगा। तो फिलहाल क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर होता अगर पी क्यू और पी एस इक्वल होते, बट पी क्यू पी एस इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे, बताएगा मुझे? मैं ये कह रहा हूँ उसमें पी क्यू और पी एस इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है पी एस और पी क्यू? हाँ, तो यहाँ पर क्या था, हाँ वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये डायगोनल ज्वाइन करोगे आप, ये वाले जो डायगोनल ज्वाइन किए, तो पी एस, पी एस क्या है, एक सेकंड में इसको दूसरे कलर से करता हूँ। Shit. अब देखो होगा क्या इसमें, अब जो पी एस है वो इसका हाफ और इक्वल है, क्यू आर भी इसका हाफ और इक्वल है, ठीक है। और ये पी क्यू है ये इस ब्लू वाली लाइन के हाफ और इक्वल है, और एस आर भी ये ब्लू वाली लाइन के हाफ और इक्वल है। इसका मतलब अगर पी एस और क्यू आर को, पी एस और पी क्यू को इक्वल होना है तो ये किसके हाफ हैं, ये वाला ए सी के हाफ है, ये बी डी के हाफ है। तो क्या ये वाली ब्लू लाइन और ये वाली येलो लाइन इक्वल है, ये डायगोनल इक्वल है? इक्वल नहीं है क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते। आ रही बात थोड़ी थोड़ी समझ? और कुछ थ्योरम्स हैं सर्किल्स में जो आपको पता है वैसे तो, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं कि अगर हमारे पास एक कोई सर्किल है, ठीक है, इसकी ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ए बी इक्वल है सी डी के, तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। मतलब ये ओ है तो ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल होंगे। देन और क्या पढ़ा है आपने कि अगर कोई एक कॉर्ड है और ये अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी, चाहे यहाँ पर बनाए चाहे यहाँ पर बनाए चाहे कहीं पर बनाए, मतलब एक ही तरफ होना चाहिए, सारे मेजर आर्क पर ही होने चाहिए,
तो अगर ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ऊपर तक ज्वाइन नहीं हुआ है, ज्वाइन समझ लो। तो ये जितने भी एंगल हैं ए डी बी और एंगल ए ई बी और एंगल ए एफ बी, ये सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, एंगल, ये वाले एंगल ए एन बी के इक्वल भी होंगे क्या? ए एन बी के इक्वल नहीं होंगे। ए एन बी से क्या रिलेशन होगा इनका? ए एन बी प्लस आइदर ऑफ दीज थ्री एंगल करते हो आप। सपोज मैं ले लेता हूं कौन सा, ए डी बी, तो इनका सम हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता है। और क्या थ्योरम्स हैं इसमें? और थ्योरम ये है कि अगर अगर कोई एक कॉर्ड है, दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ए एन और ए एम। तो अगर ए बी इक्वल है सी डी के, अगर ए बी सी डी के इक्वल है, तो ओ एन इक्वल होता है ओ एम के। ये आपको पता है। ठीक है, अगर ए बी इस ए सी डी के इक्वल है, मतलब कॉर्ड की लेंथ अगर इक्वल है, तो इन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ भी इक्वल होती है। और अगर परपेंडिकुलर हैं ये ओ एन और ओ एम, तो हमको पता है ए एन इक्वल होगा एन बी के। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। अगर आप परपेंडिकुलर डालो किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से सी एम भी इक्वल होगा एम डी के। ठीक है, सी एम और एम डी भी इक्वल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है वो। तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद हैं अच्छे से। ठीक है, अभी इस चैप्टर से आप ये क्वेश्चन करना चाहो तो फिफ्थ और सिक्स्थ कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े। और बाकी एक दो क्वेश्चन और है जो मैं भी बता दूंगा आपको कौन कौन से आपको करने हैं। पहले आप ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। अगर कर सकते हो तो बता देना तो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर पढ़ लिया आपने तो फिर मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ और देखो बताता हूँ करना कैसे है, फिर आप बताना। पहले मैं थोड़ा बहुत आगे बता देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एक सर्किल है, उसमें तीन लोग बैठे हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप। देन यहाँ पर इनके बीच की एक सर्किल की रेडियस भी दे रखी है, इनके बीच की लेंथ दे रखी हैं, इन दोनों की दे रखी हैं और इन दोनों के बीच की दे रखी हैं। ये भी 6 है, ये भी 6 है। और सर्किल की रेडियस गिवन है हमको, सर्किल की रेडियस 5 है, इसको भी ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको भी ज्वाइन कर दिया, 5 है ये। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है वो, आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ ब्लू लाइन। ब्लू लाइन मतलब डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ठीक है, तो बताओ आप कैसे करोगे जल्दी से। आप ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, ये। ठीक है, हो गया ज्वाइन। होगा तो ऐसे ही, अब पता नहीं आप क्या बता रहे हो। ये मैंने ये मैंने ये मैंने ज्वाइन कर दिया, और बीच में एक पॉइंट है, इसको नेमिंग भी कर दे रहे हैं, क्या क्या नेम आ चुके हैं। ओ भी हो गया, टू कर ले रहे हैं, टू कर दिया बीच में। अब बताओ अब क्या करेंगे आगे, ना क्या होगा। हाँ ठीक है, ये सही ज्वाइन किया है जिसने भी किया है, रेड वाला बस हटा दो। लेकिन आप किसने किया था ये? मनीष ने, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम करेंगे क्या, ये यही ज्वाइन करना है पहले हमको। ठीक है, और इसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, ए एन कर दे रहा हूँ, ओ एन। ठीक है, एन पॉइंट है ये। अभी यहाँ पर क्या है, आप ये बताओ मुझे एन एस कितना हो गया, बोलो।
एन एस, एन जो अभी येलो से नया बनाया है, ये एन एस पूछ रहा हूँ, एन एस। 3 हो गया, 3। 3 हो जाएगा ये, क्योंकि पूरी 6 है वो। आर एस, और कॉर्ड है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है परपेंडिकुलर। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये। ठीक है। अब ये अगर 3 हो गया, तो मुझे आप ये बताओ जल्दी से, ये अगर 3 है और ये अगर 5 है, हाइपोटेनस 5 है, बेस अगर 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना होता है? 4। तो मैं बोल सकता हूँ ओ एन कितना है यहाँ पर? हाँ ठीक है, 4 ही होगा। ओ एन 4 हो गया। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब अब देखो यहाँ पर एक और चीज आप समझो। क्या समझना है आपको? कि ये जो दे रखा है, ये भी 90 है। कौन सा? आर क्यू एस। ठीक है। तो मैं ट्रायंगल ओ आर एस का एरिया दो तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। कौन से दो तरीके हैं? एक तो मैं ओ आर एस का एरिया, ओ आर एस की बात चल रही है, ध्यान रखना आप, जो पिलाया जाता है छोटे बच्चों को। ठीक है। छोटे बच्चों को नहीं, सबको पिलाया जाता है। तो ओ आर एस की बात कर रहे हैं हम। ओ आर एस में क्या है? हाफ। इसका एरिया बोल सकता हूं मैं, हाफ ओ एन इंटू आर एस। और क्या बोल सकता हूं? हाफ आर क्यू इंटू क्या? ओ एस। ओ एस। ठीक है। यहां तक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस। तो अगर ये आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? कि ये हाफ से तो हाफ कैंसिल हो जाएगा। हाँ। ओ एन कितना दे रखा है हमको? ओ एन हमने 4 फाइंड किया है। आर एस कितना है? आर एस 6 है हमारे पास। आर क्यू कितना है? आर क्यू हमको पता करना है। और ओ एस कितना है? ओ एस 5 है। ओ एस, एस आर कहाँ से आ गया? 5, ओ एस 5 हो गया। तो यहाँ से ये कितना आएगा? 24 आर क्यू आ जाएगा ये। आर क्यू हमारे पास आएगा 24/5 मतलब 4.8। ठीक है। तो अगर ये 4.8 है, तो आर एम कितना हो जाएगा? 4.8 का 2 टाइम्स 9.6। तो आर एम 9.6 आ गया। ठीक है। आपको क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी का तो कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, और बाकी आपको कंसेप्टम के क्वेश्चन करने और आरडी के क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नहीं समझ आया तो वीडियो में रिवाइज करोगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पेज का। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफी है।